हमारे अतीत भाग एक कक्षा 6 इतिहास की पाठ्यपुस्तक के 3 पाठ अब तक हम कर चुके हैं। इस पुस्तक का चौथा पाठ है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इस पाठ में हम वेद और महापाषाणकालीन कब्रों की सहायता से इतिहास के बारे में जो जानकारी जुटाई गई है उसके बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। वेद 4 हैं जिनके नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना अब से लगभग 3500 साल पहले हुई होगी। ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं जो कि 1000 से भी अधिक है, उन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला हुआ। यह देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। ऋग्वेद में 3 देवता महत्वपूर्ण थे, अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। अग्नि आग के देवता थे, इंद्र युद्ध के देवता थे और सोम एक पौधा था जिससे खास प्रकार का पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचनाएं ऋषियों ने की थी, अर्थात सूक्तों की रचना ऋषियों ने की। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोप की भाषा परिवार का एक हिस्सा है, जिसमें भारत की भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी आदि और कुछ एशिया की दूसरी भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जिनमें अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। जैसे इसके विकास को हम समझ सकते हैं, जैसे मातृ शब्द संस्कृत का है जो हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर। यह इन भाषाओं की आपस में साम्यता को दर्शाता है। भारत में अन्य भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती है। तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की भाषाएं पूर्वोत्तर प्रदेशों में, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि है जो कि दक्षिण भारत में, और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती है। वेदों का या ऋग्वेद का श्रवण और उच्चारण किया जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी ये उच्चारण और श्रवण के द्वारा पहुंचती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में भी है। इसमें एक महत्वपूर्ण वार्तालाप महर्षि विश्वामित्र और नदियों, जिसमें व्यास और सतलुज है, के बीच का भी है। यह ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। तो ये बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई पांडुलिपि जो कश्मीर में पाई गई। 150 वर्ष पहले जब ऋग्वेद को पहली बार छापा गया तो इस पांडुलिपि को काम में लिया गया। यह पांडुलिपि अभी वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अभी हम बात कर रहे थे महर्षि विश्वामित्र और नदियाँ, जिसमें जो आपस में बातचीत करती है वो वार्तालाप यहाँ इस पन्ने पर आप देख सकते हैं। नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियों का ऋग्वेद में कई बार उल्लेख है, किंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उस समय जो युद्ध लड़े जाते थे वो मवेशियों, उपजाऊ जमीन, चारागाह, जल स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़े जाते थे। युद्ध से जीते गए धन को सरदार अपने पास रखता था, कुछ धन पुरोहित रखते थे और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था और कुछ धन उसमें से यज्ञ में प्रयुक्त होता था। उस समय स्थायी सेना नहीं होती थी,
सभी लोग युद्ध में भाग लेते थे और सभी फैसले आपस में लोग जब मिलते थे सभा के रूप में, तो वो अपने सरदार का चयन भी करते थे, युद्ध व शांति काल के अन्य फैसले भी लेते थे। ऋग्वेदिक काल में जो लोग होते थे उनकी विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं। पुरोहित ब्राह्मण को कहा जाता था जो यज्ञ और अनुष्ठान के कार्य करते थे। राजा उस समय के सरदार को कहा जाता था जो बाद के काल के राजाओं की तरह महलों वाले नहीं होते थे। ये गैर आनुवंशिक होते थे, जैसा हमने अभी ऊपर देखा था कि इनका चयन सभा करती थी। जो अपने में से एक कुशल योद्धा या बहादुर होता था उसे अपना सरदार चुना जाता था, जिसे राजा कहा जाता था। जन या विष जनता या समुदाय के लिए प्रयुक्त शब्द है, जैसे पुरजन या पुरुविश, भरतजन या भरतविश, यदुजन या यदुविश। इस प्रकार समुदाय के लिए या जनता को जन या विष कहा जाता था। वेदों के रचयिता अपने आप को आर्य कहते थे, यानी ऋग्वेद के जो रचयिता है या सभी वेदों के जो रचयिता है वो अपने आप को आर्य कहते थे, और अन्य जो अनार्य थे उन्हें दस्यु कहा जाता था। अपने विरोधियों को जो यज्ञ इत्यादि नहीं करते थे, आर्यों की भाषाएं नहीं बोलते थे, उनको दस्यु कहा जाता था, जो बाद में दास शब्द बन गया। ये युद्ध में बंदी जो बनाए जाते थे या जिनको गुलाम बनाया जाता था, आर्थिक कारणों से भी हो सकता है, अन्य कारणों से भी हो सकता है, तो उनको दास कहा जाने लगा और ये अपने मालिक की जायदाद समझे जाने लगे। जब वैदिक सभ्यता विकसित हो रही थी उसी समय दूसरी जगह अन्य तरह का विकास हो रहा था जिसे महापाषाण काल कहा जाता है। उसके बारे में हम देखते हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पूर्व दिखाई देती है। ये महापाषाण कब्रें दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में मिली है। ताबूत समाधान जो किया जाता था, ताबूत की तरह बनाकर जो समाधान किया जाता था, जो कब्रें बनाई जाती थी, इसको शिष्ट कहा जाता है। ये जो कब्रें बनाई गई हैं, इन कब्रों की विशेषताएं देखिए। इनके ऊपर पहचान करने के लिए कि कहाँ पर कब्र बनाई गई है, कहाँ पर पुनः यहाँ पर किसी को दफनाया जाना है, तो उनकी पहचान करने के लिए गोलाकार पत्थर सजाकर या एक अकेला खड़ा पत्थर करके उनकी पहचान की जाती थी। शवों के साथ में काले लाल मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे। इसके अलावा इन कब्रों से लोहे के औजार और हथियार भी मिले हैं, घोड़ों के कंकाल मिले हैं, घोड़ों के कुछ सामान भी मिले हैं। इसके अलावा पत्थर और सोने के गहने भी इन कब्रों से मिले हैं। इस प्रकार कब्रें बनाई जाती थी जिनके ऊपर गोल बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे जिससे कि कब्र की पहचान की जा सके। इसके अलावा एक हॉल भी रखा जाता था जिसको पोर्ट हॉल कहा जाता था। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कई इन कब्रों में एक से अधिक लोगों को भी दफनाया गया। हो सकता है उनके परिवार के अन्य लोगों को एक ही साथ दफनाया जावे, तो बाद में इन पोर्ट हॉल की सहायता से इन बड़े कमरों के भीतर प्रवेश करके यहाँ समाधान किया जाता रहा हो, इसलिए ये पोर्ट हॉल बनाए जाते थे। यहाँ कब्रों से मिली कुछ वस्तुएं जिसमें घोड़े के सामान, कुल्हाड़ियाँ और एक कटार भी प्रमुख है। काले लाल मिट्टी के बर्तन जिनको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, ये भी यहाँ से मिले हैं। इन कब्रों की विशेषता में अमीर लोगों की कब्रों में सोने के मनके, शंख आदि, जबकि गरीब लोगों की कब्रों में सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। एक ही कब्र में एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं। संभवतः जो भी हमने बात की, पोर्ट होल के रास्ते से बाद में मरने वालों को इसी एक कब्र में दफनाया जाता रहा हो। इनाम गांव में एक विशेष कब्र मिली है। इनाम गांव के बारे में हम पहले पार्ट में देख चुके हैं, जहां पर पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यह इनाम गांव महाराष्ट्र में भीमा की सहायक गौड़ नदी के किनारे स्थित है, जहां 3600 से 2700 साल पहले लोग रह रहे हों। यहाँ जो
कब्रें मिली हैं वहाँ शवों को सीधा लिटा कर दफनाया गया होगा और उनके सिर हमेशा उत्तर की ओर मिले हैं, यानी उत्तर की ओर सिर करके सीधा लेटाकर लोगों को दफनाया गया। इनके साथ खाने और पानी के बर्तन भी मिले हैं। कई शवों को घरों में ही दफनाया गया। एक विशेष कब्र मिली है जिसमें 4 पैरों वाले बड़े से संदूक में घर में ही एक व्यक्ति को दफन किया गया। यह घर भी एक विशेष बड़ा घर है। यहाँ पर एक अनाज का गोदाम भी मिला है। इस विशेष कब्र के शव के पैर मुड़े हुए हैं। इसके अलावा चरक संहिता, जो भारत के प्रथम प्रमुख चिकित्सा शास्त्री, प्राचीन शल्य चिकित्सा शास्त्री भी कह सकते हैं, चरक हुए हैं, जो अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं। उन्होंने हड्डियों की संख्या 360 बताई थी। इसके पीछे कारण है कि उन्होंने संभवतः जॉइंट्स को, दांतों को भी हड्डियों में गिन लिया हो, इसलिए ये 206 जो हड्डियां होती है उससे ज़्यादा है कुछ। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियां मिली हैं। प्रायः सभी जो जानवर अभी वर्तमान में पाए जाते हैं उन सभी जानवरों की हड्डियां मिली है और उनके ऊपर कट के निशान मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि उस समय लोग मांसाहार करते थे, इन जानवरों को खाते थे। इसके अलावा बेर, आंवला, जामुन, खजूर और रसबेरियाँ एकत्र करने के प्रमाण भी मिले हैं। इस पाठ से थोड़ा हटके एक तथ्य इस पाठ में और दे रखा है कि चीन में 3500 साल पहले के लेखन के उदाहरण भविष्य बताने वाली हड्डियों पर मिलते हैं। यानी उस समय के राजा भविष्यवक्ताओं को अपने युद्ध के संबंध में, अपने पुत्र पुत्रियों के जन्म के संबंध में भविष्यवाणियों के लिए कहते थे, तो वो हड्डियां गर्म करके कुछ ऐसा कार्य करते थे, जिसके उदाहरण भी चीन में मिले हैं। धन्यवाद।